ब्याह दे बारे च केह् ख्याल है? कोई प्रोग्राम बना था घर च कि अलग कोई प्रोग्राम है? नहीं अजे कोई प्रोग्राम नहीं, क्योंकि मेरे ब्रदर्स दी हुने के मैरिज होई है दोनों भ्राएं दी, ते मी इ'यां लगदा कि पैह्ले मेरी PhD कंप्लीट होई है। मेरो यार चली जोरों पहाड़न माऊ रवो रवो किलो डुगे नालन माँ। जैसे कि हम सब सुनते थे कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो में कितने सारे लैंग्वेजेस को, फोक जितने भी है ना ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, उनको एक इस तरीके से पेश किया जाता था कि जो आज की जनरेशन है वो कनेक्ट कर पाती थी। तो आज भी हम लोग सुनते हैं, तो बस वहीं से थोड़ा सा इंस्पायर होकर हमने ट्राई किया कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं ये हो सकता। साल इखना मलाल त्रवीत साल इखना बप्याल मस्के बरे हालालो मलाल त्रवीत साल इखना बप्याल मस्के। जम्मू की शान सोनाली डोगरा, एक डोगरा घर से ताल्लुक़ रखने वाली, डोगरी ज़ुबान बोलने वाली और डोगरी ज़ुबान पंजाबी ज़ुबान में अपना नाम पूरे नॉर्थ इंडिया में बनाने वाली लड़की जब कश्मीरी गाना गाती है तो आप उस बच्ची की काबिलियत और उस बच्ची की मेहनत के ऊपर आशीष कर उठते हैं। मेरे साथ सोनाली डोगरा हैं। ये संगम है इन सारी भाषाओं का। बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद सोनाली को कश्मीरी समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप किसी ज़ुबान को नहीं समझते, आपकी ज़ुबान आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप उस ज़ुबान में गीत गाते हैं और बिल्कुल उस अंदाज़ में गाते हैं जिस अंदाज़ में गाया जाए, तो वो उस ज़ुबान में आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा मानना है। मेरे साथ सोनाली डोगरा हैं। सबसे पहले बहुत मुबारक एक कश्मीरी गाना गाने के लिए। ये कहाँ से सूझा कि सब कुछ कर लिया, पंजाबी गा लिया, हिंदी गा लिया, गज़ल गा ली, कवाली गा ली, डोगरी में तो माशाल्लाह कमाल ही है, तो ये कश्मीरी गाना कहाँ से आया? मेरा शुरू से ये मानना है कि एक आर्टिस्ट को वर्सेटाइल होना चाहिए, हर लैंग्वेज में गाना चाहिए, क्योंकि कहीं पर हम अलग एक स्टेट में या कहीं अलग जगह चले जाएं जहाँ पर उनकी डिमांड हो कि वहाँ का फोक सुनाया जाए, या जो उनकी हर एक इंसान की कोई ना कोई चॉइस रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर ना नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। आपको इतना आपके पास मटेरियल होना चाहिए, हर लैंग्वेज में होना चाहिए कि आप कुछ भी गा पाओ। तो शुरू से मेरा यही एक चीज़ में फोकस रहा है कि मुझे हर लैंग्वेज में गाना, एटलीस्ट अपने जम्मू कश्मीर की तो सारी लैंग्वेज में मुझे गाना चाहिए। तो बस यही फोकस रहा, और शुरू से जब मैंने शुरुआत की थी म्यूज़िक की तो मैंने डोगरी से की थी, और अभी भी डोगरी गाती हूँ और सदा गाती रहूँगी क्योंकि मेरी मदर टंग है। और उसके बाद कश्मीरी की ओर उस तरीके से रुझान गया कि मैं जापान में परफॉर्म किया था इंडियन एम्बेसी के थ्रू। सोनजल फाउंडेशन ने हमें वहाँ पे मौका दिया कि हम वहाँ परफॉर्म कर सकें। तो उस दौरान कुलदीप सप्रू जी हैं जो हमारे जम्मू के बहुत ही रिनाउंड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई, कश्मीरी किस तरीके से आप जो है वर्ड्स को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी मुश्किल है बोलना। लोगों को लगता होगा कि ठीक है गा लिया ये वो, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे स्पेशली कहा जाता है कि तुम टिपिकली मतलब उसी तरीके से बोलते हो जैसे कश्मीरी बोलते हैं, जैसे चान्य बर्तल है ना, ये सब वर्ड्स। तो बस उन्होंने ये चीज़ें सिखाई, और उसके बाद मैंने और भी जितने लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला, सुनकर मैंने बहुत सारे लोगों से जो भी कश्मीरी गाने अगर रिलीज़ होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कश्मीरी और भी सब लैंग्वेजेस में, तो बस ये शुरुआत हुई कश्मीरी की और अब चलती रहेगी हमेशा। जैसे आपने कहा ये शुरुआत है, आपने एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने कहा कश्मीरी ज़रा मुश्किल है। मी लगता कि सारे कोला मुश्किल जेह्ड़ी जुबान है ना वो है कि जेह्दे पर तुस कोशिश नहीं करा दे, बट यू आर मेकिंग एन अटेम्प्ट। मतलब मेरी ज़ुबान जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ कश्मीरी नहीं बोली जाती, उसको डोडाई कह सकते हो कि डोडा की ज़ुबान है वो। प्रॉपर कश्मीरी अगर आपको सुननी है तो आपको श्रीनगर जाना है। अनंतनाग की बोली बिल्कुल अलग है, और फिर आप कश्मीर में ही जब कुपवाड़ा जाते हैं या नॉर्थ कश्मीर के इंटीरियर एरियाज में जाते हैं तो ज़ुबान बिल्कुल मुख्तलिफ अलग, आप हैरान होते हैं कि यार ये क्या ज़ुबान का बिल्कुल संगम है। तो अब आपने ये कश्मीरी गाना गाया है, आपने कहा मुश्किल, तो मैं ये कह रहा हूँ कश्मीरी से भी ज़्यादा मुश्किल ज़ुबानें हैं। अच्छा, कभी बदरवाई में गाने का, कभी पुठवारी में गाने का,
कभी उसके अलावा बहुत सारी और ज़ुबानें हैं जो हमारे इस रीजन के, ये रामबन वाली साइड अलग एक बोली बोली जाती है, किश्तवाड़ में जो उनकी बोली है वो बिल्कुल अलग है, पाडर वाली साइड आप चले जाएं उनकी ज़ुबान बिल्कुल अलग है। तो इन सब ज़ुबानों में भी गाने का कोई मौका मिला? बहुत सारे गाने गाए मैंने। भद्रवा फेस्टिवल में एक मेरा गाना बहुत फेमस हुआ था, मेरो याद चली जोरो पहाड़न माँ, वो काफ़ी वायरल। याद चली जोरो पहाड़न माँ, एक लाइन ओके। मेरो यार चली जोरो पहाड़न माँ, रवो रवो किलो डुगे नालन माँ, मेरो यार चली जोरो पहाड़न माँ, रवो रवो किलो डुगे नालन माँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो पटवारी में गाने का कभी मौका मिला? पटवारी ज़्यादातर ज़ुबान जो पाकिस्तान में के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हमारे लोग रहते हैं उनकी ज़ुबान है, उसमें कभी मौका मिला या बिल्कुल नहीं? अभी तो नहीं गाया है, लेकिन बहुत जल्द आप हमारा एक प्रोजेक्ट देखेंगे जिस रिलेटेड हम आज बात कर रहे हैं। जैसे कहवा बीट्स में आज मेरा एक कश्मीरी गाना रिलीज़ हुआ है। साथ ही हमारा एक फोक स्टूडियो मेलोडीज़ करके एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें आपको जम्मू कश्मीर की सारी लैंग्वेजेस का संगम नज़र आएगा, सुनने को मिलेंगे बहुत सारे खूबसूरत गाने, किश्तवाड़ी, भद्रवाही, कश्मीरी, डोगरी, मतलब डोगरी के साथ सब लैंग्वेजेस का फ्यूजन, कि जम्मू कश्मीर की जितनी लैंग्वेजेस हैं, गोजरी, पहाड़ी, फिर और भी जितनी लैंग्वेजेस हैं, हमने हिमाचली को भी कवर किया उसमें। तो सारी लैंग्वेजेस का एक आपको उसमें संगम सुनने को मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम सब सुनते थे कोक स्टूडियो, कोक स्टूडियो में कितने सारे लैंग्वेजेस को, फोक जितने भी है ना ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, उनको एक इस तरीके से पेश किया जाता था कि जो आज की जनरेशन है वो कनेक्ट कर पाती थी। तो आज भी हम लोग सुनते हैं, तो बस वहीं से थोड़ा सा इंस्पायर होकर हमने ट्राई किया कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं ये हो सकता। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है, आज की जनरेशन क्या सुनना चाहती है? मैं जिस जनरेशन से मिलता हूँ, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि कई बार अगर मैं अपनी गाड़ी में कोई गाना प्ले कर रहा होता हूँ और मैं बिल्कुल आज की बच्ची को, मतलब मान लीजिए 20-22 साल की, 16-17 साल की, इवन 15-16 साल की बच्ची को मैंने देखा, या कोई बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है तो वो गुनगुना रहा है, मैं उससे पूछता हूँ भाई ये गाना तो बड़ा पुराना है, ये तो मान लीजिए बहुत पुराना गाना है, ये गुलाम अली ने गाया हुआ है या ये किसी और बड़े उस्ताद ने गाया हुआ है। तो आप लोगों का ये जो कनेक्ट हो रहा है इन गानों के साथ, वजह क्या है उसकी? आप लोग इमोशनल सेंटिमेंटल ज़्यादा लोग हैं, या और वैसे जिसे कहा जाता है कि भाई आजकल अगर आपने सुनना तेज़ तेज़ गाने सुनो, मॉडर्न फास्ट बीट्स होनी चाहिए, ये वो, तो ये जो कनेक्शन आपका डेवलप हो रहा है इस सब उस इन गानों के साथ, ये कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग हैं, जैसे जो आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनको हमेशा एक कनेक्शन रहता है फोक से, और फोक जो है वो हमारा उसी से, मेरे हिसाब से हम जितने भी लोग आज कुछ भी गा रहे हैं वो फोक सुन सुन कर ही गा रहे हैं। कुछ ना कुछ हर एक आर्टिस्ट में झलक है, और वैसे हर एक का स्टाइल डिफरेंट रहता है। कोई सूफ़ी गाता है, कोई ट्रेडिशनल डोगरी गाता है, कोई और लैंग्वेज में गाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक हमारे लोक गीतों का एक जो रस है ना, जो मिठास है, वो आई थिंक हर एक जगह की अगर हम बात करें तो सब जो लोग हैं उन्होंने अपने फोक को बड़ा संभाल कर रखा है। आज भी अगर हम पंजाब में चले जाएं तो आज की जनरेशन जो है वो पंजाबी म्यूज़िक को ही एक अलग तरीके से पेश कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक जो दौर है वो एक अलग सा उसका माहौल रहता है, और माहौल के हिसाब से इंसान को चेंज होना चाहिए। आज की जनरेशन को अगर हम पूछें तो वो ऐसे बीट सॉन्ग्स या कुछ ऐसे, आप भी आज की जनरेशन, हाँ एग्जैक्टली, बट मेरे भी जो अभी की बात मैं करूँ, मैं तो इसी फील्ड से हूँ, तो मुझे बड़ा एक कनेक्शन सा रहता है उस गानों से, उन गानों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कई बार हम किसी ऐसे जगह पे चले जाते हैं जो बड़े वेस्टर्न म्यूज़िक को लाइक करने वाले लोग हैं, तो उनको जब बात पूछी जाती तो उनके लिए जो फोक म्यूज़िक है आई थिंक उनको लगता है कुछ भी नहीं है। उनको लगता है कि नहीं बस क्या डोगरी गा लिया, क्या वो कर लिया। मतलब जो मैंने लोगों से बात की है, जो लोगों का एक जो लिसनर से की मैं बात बता रही हूँ आपको, तो जब मुझे उनसे ये चीज़ सीखने को मिली कि क्यों ना हम अपने फोक म्यूज़िक को ही उस तरीके से पेश करें कि जो बच्चे जो हैं वो फोक को नहीं लाइक कर रहे हैं, या जो बोलते हैं कि देसीपन है उसमें, या जो कुछ ऐसा है, क्यों ना हम अपने देसीपन को साथ रखते हुए वेस्टर्न म्यूज़िक को मतलब साथ जोड़कर उस तरीके से उनको पेश किया जाए कि वो हमारे फोक को भी याद रखें, और साथ साथ वेस्टर्न तो चल ही रहा है बट उसकी मेलोडी ख़राब ना हो हमारे जो लोकगीतों की है। तो वही हमने कोशिश की है। वैसे ये हमारा जो गाना रिलीज़ हुआ है मलाल त्रविताज, उसमें भी यही ट्राई किया। आपने कश्मीरी शेर दिया, थोड़ा मलाल त्रविताज आ जाए। जी ज़रूर।
मलाल त्रवीत साल इखना मलाल त्रवीत साल इखना बप्याल मस्की बरे हालालो मलाल त्रवीत साल इखना बप्याल मस्की बरे हालालो खया चानी मैं दिल छू तोशन मैं दिल छू तोशन मैं दिल छू तोशन बमाल पोशन करे हालालो मलाल त्रवीत साल इखना मलाल त्रवीत साल इखना। तो ये कुछ झलक है, बाकी पूरा गाना आपको सुनने के लिए कश्मीर ओरिजिनल्स की यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा और उस पर हमारा गाना जो है वो वीडियो भी आप देखें कि किस तरीके से हमने एक पूरे बैंड के साथ इस चीज़ को क्रिएट किया है। ये कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इनिशिएशन कैसे हुई इस प्रोजेक्ट की, और कहाँ पर आपने ये गाना शूट करके कंप्लीट किया? ये कॉन्सेप्ट है मेरे ब्रदर आकाश डोगरा जो कि डायरेक्शन में भी हैं। पूरे जितने भी हमारे ये गाने ऑलमोस्ट 20 to 25 सॉन्ग्स हैं हमारे जो कहवा बीट्स और फोक स्टूडियो मेलोडीज़ को मिलाकर हैं। फोक स्टूडियो मेलोडीज़ की अभी हमने रिलीजिंग की शुरुआत नहीं की है, जैसे कहवा बीट्स के 2 गाने भी पेंडिंग हैं, वो रिलीज़ होते ही हमने फोक स्टूडियो मेलोडीज़ रिलीज़ करना है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आज की जनरेशन जो है, जैसे कि मैं भी, तो हम लोगों को भी कुछ टाइम तक हमारे सीनियर लोगों का नहीं पता था कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी कलाकार हैं, कृष्णा कुमारी जी हैं और भी बहुत सारे कलाकार, जैसे प्रेमी जट जी हैं, है ना, कितना खूबसूरत उन्होंने गाया हमारे डोगरी में, जैसे लोगों से तांग सजने दी, फिर अगर सुच्ची भी लैंदा गोरिये जो उन्होंने गाया है प्रदुमन सिंह जी और कृष्णा कुमारी जी ने। तो ये जो गाने हैं हम सबको ऐसा लगता था कि फोक सिंगर्स जो हैं वो जिनको हम सुन रहे हैं आज की डेट में, जो कैमरा पे रहते हैं, बस वही हैं। लेकिन जो हमारे जिन लोगों ने इस म्यूज़िक को ज़िंदा रखा है, जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं, वो लोग उस टाइम पे वो दौर नहीं था कि वो सोशल मीडिया या टीवी पे हम उनको सुन पाते। लेकिन आज का जो दौर है उसमें सोशल मीडिया है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम आर्टिस्ट को एकदम से रातों रात स्टार बन जाता है एक आर्टिस्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस दौर में हमारे जो सीनियर सिंगर्स हैं उनको वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ, आज की जनरेशन के साथ एक फ्यूजन करके एकदम उस तरीके से पेश किया जाए कि एक बार फिर से वो चीज़ें जो है रिवाइव हो जाएं और लोगों को फिर वो जो डोगरी का फ्लेवर है या जो और लैंग्वेजेस का फ्लेवर है, हमारी जम्मू कश्मीर की 22 लैंग्वेजेस हैं, उन सब का फ्लेवर जो है वो एक बार फिर से ताज़ा हो जाए और सबके बीच में आ जाए। तो ये आई थिंक 1 साल पहले ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आया, मेरे ब्रदर के आकाश डोगरा के, कि क्यों ना हम जम्मू कश्मीर की सारी लैंग्वेजेस को एक उस तरीके से, मतलब उन्होंने जस्ट यही बात की मेरे साथ, तो मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए और ये एक अलग सी शुरुआत होगी, पहला हमारा कदम होगा, उसके बाद और भी लोग करेंगे। तो ये पहला हमारा कदम रहा कि हमने जम्मू कश्मीर की सारी लैंग्वेजेस को कवर करना चाहा। फिर काबुल बुखारी जो म्यूज़िक जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट का किया है, ही इज़ फ्रॉम जम्मू बट ही सेटल इन मुंबई। तो वो उनसे हमने बात की, वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो खुद सिंगर हैं कमाल के और म्यूज़िक भी कमाल का उनका है। तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कर सकते हैं। तो पहली हमारी शुरुआत हुई थी फोक स्टूडियो मेलोडीज़ की, जो हमने चाहा कि एक सब लैंग्वेजेस में किया जाए काम। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट हमने किसी और से शेयर किया था कश्मीर में ही, जब मेरे ब्रदर कहीं शूट करने गए थे, तो उनको भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप इसमें काम करिए, लेकिन पहला प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कश्मीर के लिए करिए आप। अच्छा। जो कि कहवा बीट्स है। जो आपने ये पहला प्रोजेक्ट किया, ये कहवा बीट्स के लिए अब सोनाली मुझे ये बताना, वैसे कहते हैं कि गुस्ताखी माफ़, लेकिन ये है कि उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 29। अच्छा। जी। तो लेकिन आपके लबो लहजे से, आपकी ज़ुबान से और आपके अल्फाज से आपकी उम्र इतनी लगती नहीं। मतलब महसूस यूँ होता है कि आप एक बड़े सुलझे हुए, बड़े समझदार कलाकार के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। ये इस सफ़र में ये वक्त ने सब कुछ खुद सिखा दिया
या आप सीखे सिखाए थे पहले से ही? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से ये सब चीज़ें होती हैं और बिल्कुल एक्सपीरियंस से होता है। जब शुरुआत करो तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो इंसान कर देता है, लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो वही चीज़ें हुई मेरे साथ जब मेरी शुरुआत हुई, स्कूल टाइम से शुरुआत हुई। उसके बाद जैसे जैसे मैंने आगे सीखना शुरू किया, मुझे लगता था कि इसे प्रोफेशन नहीं बनाना है। मतलब जैसे कि एक वो शुरू में हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स की कमी थी, वो चीज़ें हमें अब कमी महसूस होती है? मुझे लगता है अभी बहुत चीज़ें जो है वो डेवलप हुई हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अच्छा, कदर पड़ गई है लोगों को कलाकारों की? सच बताना, मन से लगता है कि अब जम्मू के कलाकारों की कदर है? जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, पूरे जम्मू कश्मीर में कदर महसूस होती है कि लोग आपकी कदर करते हैं, एहतराम करते हैं आपका? बिल्कुल, लोग तो करते हैं काफ़ी सारे। जब भी हम किसी भी जगह पे परफॉर्म करने जाते हैं, ये लोगों का ही आशीर्वाद, उन्हीं का प्यार है कि हम काम करते जा रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं। ये लोगों का ही प्यार है और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एक सोनाली, मैं रोक के आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ा दुख होता है मुझे, बड़ी बार मैंने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई फेस्टिवल करा रहा है, कोई और डिपार्टमेंट कोई फेस्टिवल करा रहा है, हमको पंजाब से कलाकार लाने पड़ते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। वहाँ पर फिर हम अपने कलाकारों को कहते हैं आप भी गा लो, ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में आप पंजाब चले जाइए, वहाँ उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट का फेस्टिवल होगा तो उनके अपने कलाकारों की भरमार होती है। अच्छा, दूसरा एक अफसोसनाक पहलू इसका ये भी है, आप लोग पंजाब में जाकर परफॉर्म करते हो, वहाँ के लोग आपको अपने स्टारों के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्यार देते हैं। तो जब ये चीज़ें आप देखते हो, दुख होता है? हाँ, बिल्कुल होता है दुख, क्योंकि कुछ देर पहले की बात है, ऐसा हुआ था एक इवेंट में और मैंने पहली बार आई थिंक आवाज़ उठाई थी इस बात पर, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था ठीक है, गा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता है, अपने जम्मू की बात है और जम्मू के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है कि जम्मू के लिए काम करना, और जम्मू से शुरुआत हुई है तो उसके लिए सदा काम करते रहना। मुझे लगता है धरती है, अपनी धरती है, और यहाँ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे ना। सबसे पहले तो अपनी जगह पर ही अपने आप को प्रूव करना ज़रूरी है इंसान के लिए। तो बट जब ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली अगर हम कहीं पंजाब में परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने वॉइस ऑफ पंजाब का टाइटल जीता, तो वहाँ पर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मतलब लोगों ने ये चीज़ कही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब की धरती पर आकर एक अलग स्टेट की बच्ची ने मतलब प्राइज़ जीत लिया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, खासकर मेरे जम्मू के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक वो टाइटल जो कि मतलब पंजाब, जब वापस आए होंगे फिर तो आपका रज के स्वागत हुआ होगा जम्मू में, हुआ ऐसा कुछ? नहीं हुआ। यही अफसोस रहा मुझे कि आज की डेट में जो लोग विनर्स नहीं भी है ना किसी शो के या कुछ भी, उनको इतनी और इतने देर तक सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन मैंने वो टाइटल जीता है वॉइस ऑफ पंजाब का। और मुझे ऐसा लगा कि वो जो स्वागत, जो एप्रिसिएशन, जो आशीर्वाद मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले उस टाइम पे। और नहीं, ऑडियंस की मैं बात करूँगी, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, उन्होंने वोटिंग भी की, हर चीज़ की, इसलिए मैं प्राइज़ जीत पाई। लेकिन जो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक वो रहता है ना, वो थोड़ी कमी रही। लेकिन आज मैं देख रही हूँ, आज काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आज कितने सारे जो टूरिज्म की ओर से इवेंट करवाए जा रहे हैं, चाहे उसमें मैं परफॉर्म करूँ या ना करूँ, लेकिन हमारे जम्मू की ओर से और बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी। उसमें भी एक दुखड़ा है। दुखड़ा ये है कि भाई आप किसी को पंजाब से बुलाते हो, आप उस पर 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 8 लाख, 5 लाख जो भी है वो खर्च करते हो। लोकल आर्टिस्ट को आप बुलाते हो 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, ये आपने, और उसके बाद आप लोकल आर्टिस्ट को मान सम्मान भी नहीं देते जिस मान सम्मान का वो हकदार है। कई बार मैंने आर्टिस्टों के मुंह से सुना कि हम पैसे के इतने भूखे नहीं जितने मान सम्मान के भूखे होते हैं। सम्मान मिल जाए हमें एक पंजाब के स्टार के कंपैरेटिवली, आपको इज्जत ज़्यादा मिल जाए तो आप कहोगे इसी में यही काफ़ी है भाई, मुझे लगता है आर्टिस्ट के लिए। तो आप मुझे बताइए आप कैसे महसूस करती हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल अंदर बैठ के चीज़ें देख रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, कई बार मुझे कॉल आ जाता है कि आपको परफॉर्म करना है एकेडमी की फ़ीस पर, जो कि रेडियो अप्रूव्ड आर्टिस्ट की फ़ीस होती है। वो कितनी होती है? अगर भी हाई है, ए ग्रेड भी है, आई थिंक वो 7,000 या 5,000 यही फ़ीस होगी ना। तो उसके लिए एक इंसान पुंछ, रजौरी, रामबन क्यों जाएगा? अपनी गाड़ी में 5-6 हज़ार का पहले तो पेट्रोल डीजल डलवाएगा, फिर उसके बाद वहाँ जाएगा। ठीक है, हर एक आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी आर्टिस्ट इतना आपके लिए काम कर चुका है, आपके जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए काम कर चुका है, फिर आप उसको एक उस फीस पर बुला लेते हैं जिसमें उसकी वो जो कंप्लीट भी नहीं होता, खर्चा भी नहीं आने जाने का कंप्लीट होता। शाहरुख खान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक बार अर्नब गोस्वामी के साथ एक इंटरव्यू में कही थी। उसने कहा था भूखे पेट क्रिएटिविटी नहीं होती। क्रिएटिविटी तभी होगी जब पेट में खाना होगा, दाना होगा, तभी जाकर होगा। तो मुझे ये बताइए कि ये महसूस आप इसमें बदलाव चाहती हैं?
बिल्कुल चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट की उतनी तो फीस एटलीस्ट हो। खैर आर्टिस्ट को कोई पैसा तो नहीं कभी भी भर पाएगा, लेकिन जब आप किसी बाहर से आर्टिस्ट को बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक उस आर्टिस्ट के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने का, स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है जो ऑलरेडी इतना नाम कमा चुका है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट की मेहनत होती है हर काम के लिए। तो मैं आर्टिस्ट को किसी को भी दोष नहीं इस चीज़ का देना चाहूँगी। मैं सिर्फ हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जितने भी, चाहे वो अकेडमी है चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बात बताऊँ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, आज भी मुझे कभी कोई कॉल आ जाता है तो मुझे बोलते हैं कि वो आज भी 500 पे भी एक आर्टिस्ट को बुक करते हैं। मतलब कितने पे? 500 रुपये में एक आर्टिस्ट परफॉर्म करे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए। अच्छा, वो आपको ऐसे बोलते हैं हम तो 500 में भी बुला लेते हैं? मतलब कहते हैं कि फीस ही इतनी है हमारी 500। इवन मैं तो ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं 500 से अच्छा मैं फ्री परफॉर्म कर दूँ आपके लिए, कि चलो कोई बात नहीं, मतलब ये हमारे जम्मू के लिए परफॉर्म कर दिया मैंने। लेकिन उसके अलावा जब भी मैं अभी बट मुझे कभी कश्मीर टूरिज़्म ने बुक किया हो या किसी ने भी बुक किया हो, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म ने, कश्मीर वाली साइड मेरे कुछ टुलिप फेस्टिवल में मैंने परफॉर्म किया था, तो वहाँ मैंने एक अच्छी पेमेंट वहाँ पर उनको एक दिया था बजट, तो उन्होंने अच्छा पेमेंट पे मुझे बुक किया था। बट किसी किसी जगह की बात करूँगी मैं, हर एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूँगी, बट किसी किसी जगह पे बात करूँगी कि वो लोगों को कभी आर्टिस्ट के काम की वैल्यू नहीं है। उनको ऐसा लगता है अच्छा आप नहीं आओगे अकेडमी की, चलो कोई बात नहीं मैं किसी और को बुला लेता हूँ। मतलब ये उनका आगे से आंसर रहता है। तो ठीक है, अगर आपको एक आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं है, आप उसको पैसे से ही तोलते हैं, तो फिर आप ये डायरेक्टली वर्ड्स में बोलिए, है ना, कि हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 500,000 पे भी आ जाते हैं। मैं किसी को भी दोष नहीं इस चीज़ का देना चाहूँगी। मैं सिर्फ डिपार्टमेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक आर्टिस्ट के आप अगर आप चाहते हैं कि एक आर्टिस्ट जो है वो अच्छे तरीके से निखर कर आपके सामने आए, तो उसके एक फाइनेंशियली आपको देखना चाहिए कि उसकी फैमिली भी है, उसका घर भी इसी से चलता है। तो आपको बस ये चीज़ें जो हैं उसमें ध्यान देंगे तो आई थिंक आर्टिस्ट जो है वो मेहनत और ज़्यादा करेगा इस चीज़ में। सोनाली यहाँ से कहाँ जाना चाहती है? मतलब ड्रीम क्या है, आंखों में क्या है इस वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आर्टिस्ट का बॉलीवुड का ड्रीम रहता है। हर एक आर्टिस्ट अभी नहीं फ़ोन नहीं आया अभी? नहीं ऐसा है कि मैं बॉलीवुड से, मतलब मैं वॉइस ऑफ इंडिया स्टार प्लस के लिए गई थी, इंडियन आइडल के लिए गई थी, मैं वहाँ से होकर आई हूँ जम्मू में। ऐसा नहीं है कि मेरे को भी जाना है या कुछ ऐसा, मैं वहाँ से होकर आई हूँ जम्मू में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने जम्मू को ही एक उस तरीके की इंडस्ट्री बना दें तो फिर हमें बाहर जाने की और ज़रूरत ही नहीं है। कमाल का काम हमारे यहाँ हो रहा है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत फिल्म इंडस्ट्री, अब जैसे साउथ की इंडस्ट्री कमाल कर रही है, आपको हिंदी में डब करके फिल्म देखनी पड़ रही है। पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री कमाल कर रही है, आपको पंजाबी फिल्में देखनी पड़ती हैं। क्या ऐसा नहीं होता डोगरी फिल्मों को लेकर भी यही हो? राइट, मैं वही कह रही हूँ कि डोगरी फिल्मों की बात जहाँ करें, लोगों को, बच्चों को, हम जैसे लोगों को क्यों बाहर जाना पड़े, हमें यहाँ रहकर ही बहुत सारा काम जो है वो अच्छे तरीके से इंडस्ट्री उस तरीके से बिल्ड करनी है कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। और काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। जैसे कि हमने ही पहला ये इनिशिएटिव ले लिया कि फोक स्टूडियो मेलोडीज़ में कुछ ऐसा किया जाए कि जो एक हिस्ट्री क्रिएट करे। पहला स्टेप हमने लिया है और बहुत सारे लोग लेंगे। तो बहुत ऐसा भी मन में आ रहा होगा जल के ही कर लो यार, हमसे जल जाओ हमसे, सड़ो हमसे और को कर लो। लेकिन है अब बस थोड़ी सी कमी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का ये रहता है, आपने जैसे देखा होगा कई ऐसे गाने रिलीज होते हैं बहुत सारे कलाकारों के, तो हम वहाँ पहुँचते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, उनकी सपोर्ट में रहते हैं हमेशा, और वो आर्टिस्ट भी हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो दिग्गज कलाकार हैं हमारे यहाँ के, वो इन चीज़ों को थोड़ा सपोर्ट कम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि हमें हमारी कमियां भी महसूस हों। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि हमने बहुत अच्छा ही काम कर दिया, अगर हमारी कोई गलतियां भी हैं वो भी हमें महसूस हों, वो भी हम उस चीज़ में इंप्रूव करें। मिलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा पता। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने हमारे सीनियर कलाकार हैं, जितने हमारे साथ के आर्टिस्ट हैं, वो सब इस चीज़ को सपोर्ट करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि हम और ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँ और मिलकर काम कर पाएँ। जम्मू के जितने भी कलाकार हैं वो हम सब मिलकर काम कर पाएँ, तो हमारी जम्मू की इंडस्ट्री जो भी है, जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री, वो कमाल करेगी। ऐसे आपने हाथ कर ही दिया है जी। तो एक कुछ मतलब वो जो आपका आलाप होता है, हाँ जी, हाँ जी। वो कोई एक आधा हो जाए, पता चले लोगों को। जी बिल्कुल, मैं डोगरी में ही गा देती हूँ जाते जाते, क्योंकि डोगरी के बड़े सारे ऐसे गाने हैं जो बड़ा ऐसे जज्बा सा जो है वो पैदा कर देते हैं। तो उसकी कुछ लाइंस। देश डोगरा मेरा देश डोगरा,
देस डोगरा मेरा देस डोगरा मिगी लगदा ए सबने शा प्यारा मेरी अखियें च इसदा नजारा मिगी लगदा ए सबने शा प्यारा मेरी अखियें च इसदा नजारा देस डोगरा मेरा देस डोगरा देस डोगरा मेरा देस डोगरा। क्या बात है। ब्याह दे बारे च केह् ख्याल है? कर कोई प्रोग्राम बना था घर च कि अलग कोई प्रोग्राम? नहीं अजे कोई प्रोग्राम नहीं क्योंकि मेरे ब्रदर्स दी होने के मैरिज होई है दोनों भ्राएं दी ते मी इ'यां लगदा कि पैह्ले मेरी PhD कंप्लीट होई है क्योंकि PhD च थोड़ा जिहा बंदा साइको जिहा ना डीपली पढ़ाई करनी पौंदी है ते दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी नेईं संभन होनियां ते फैमिली ने जिन्ना अज तक सपोर्ट कीता मेरी मदर ने मेरे ब्रदर्स ने फादर ने सारें बड़ा प्यार दित्ता बड़े सपोर्ट कीता ते अज तक मैं करी पाई आं गुरुजनें दा आशीर्वाद रेहा ते मैं अग्गें बी चाहांगी कि अगर मैरिज दा कुछ इ'यै जेहा बनग ते ऐसी फैमिली हो जेह्ड़ी सपोर्ट करे उं'दा बी ब्लैसिंग्स रौह्नी चाहिदियां। इंस्टाग्राम उप्पर सोशल मीडिया उप्पर आवा दा कोई सादा आवा दा कुत्थुआं कोई मैसेज आवा दे मैडम वी लाइक यू ए वो आवा दा कि नहीं? हाँ बिल्कुल आंदे रौंह्दे न बड़े सारे लोकें दे कमेंट्स आंदे रौंह्दे न मैसेज आंदे रौंह्दे न लेकिन मिगी इ'यां लगदा कि अपने कम्म दे प्रति जे फोकस रौह्ना चाहिदा और जेल्लै उस चीज़ दा टाइम आग क्योंकि ब्याह होने के हैं ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होना या कुछ ऐसा एंड ये है कि ब्याह गै होना है लेकिन बट मिगी इ'यां लगदा है कि अजे फिलहाल जेह्ड़ी चीज़ां लाइंड अप न उं'दे पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। मैंने हिंदी में सवाल पूछना जवाब आपने डोगरी में देना है क्योंकि मेरी डोगरी इतनी अच्छी नहीं है ख़राब हो जाएगा मसला। तो ऐसा नहीं होता कि महल्ले की आंटियाँ आके आपकी मम्मी को कहती हूँ कि यार उन कुड़ी बड्डी होएगी दी देखो कुदे अच्छा ओदा मुंडा पूरे आधे महल्ले के मुंडे तो सुना दिए होंगे आपकी मम्मी को सुनाए कि नहीं सुनाए फोटो कितने देखे? बिल्कुल ऐसा होता है लेकिन जियां कि तुसें आखेआ ना म्हल्ले दी आंटियां या कुछ इन्ना खासकर अपने रिश्तेदार जियां मेरे हुन भ्राएं दा ब्याह होया ते सारे आखना शुरू बस हुन एह्दा नंबर है मेरी घर मी गुड़िया आखदे ते आखदे बस हुन गुड़िया दा नंबर आई गेआ ते बट सारें एह् बी पता है मेरे जिन्ने बी रिश्तेदार होने सारें एह् बी पता है कि कम्म चला दा कम्म च बड़ा ध्यान करियै हर चीज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् कीती जा दी है ते फिर कन्नै गै सारे बी आखदे कि नहीं अजे कोई गल्ल नहीं एह् छोटी है मतलब हालांकि उम्र मेरी होई गेदी है ज़्यादा होई गेदी है मतलब ब्याह दी उम्र जेह्ड़ी होंदी है ओह् निकली चुकी दी है लेकिन मैं फिर भी ब्याह की कोई उम्र नहीं। ये जो टाइम आज चल रहा है इस टाइम में जितने आप जो पढ़ाई करते हैं जो मेहनत कर रहे हैं जो साधना कर रहे हैं इस साधना में उम्र निकलना तो सवाल ही पैदा नहीं होता और बच्चियों की उम्र कभी नहीं निकलती ये सिर्फ हमारी सोच है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था मैंने कहा कि कभी ऐसा हुआ हो कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ लोगों ने लगातार फॉलो करना शुरू किया हो फिर लगा हो यार कि एक बार कभी बात कर ही लें पता कर ही लें कौन है क्या है या कभी ऐसा मौका नहीं मिला काम ने कभी छोड़ा ही नहीं? नहीं काफ़ी सारे मैसेज सत्य वचन प्रभु वो भी डोगरी में सत्य वचन नहीं सही च आंदे रौंह्दे न बड़े सारे मैसेज आंदे रौंह्दे न लेकिन मेरा अजें नहीं ध्यान और मैं वैसे मम्मी होने गी आखे दा कि तुस के ढूंढो जोह्दे च तुस इंटरेस्टेड हो। अपने आप में बड़ा कमाल है जी ट्रेडिशनल डोगरी बेटी की तरह ये कह रही है कि मम्मी को काम सौंप दिया गया है कि आप ही ढूंढो तो ढूंढा उन्होंने कोई मतलब कोई ऑप्शन दिया कभी? हाँ आ जाता है उनके पास भी ऐसे कोई ना कोई फ्रेंड्स उनकी या कोई रिश्तेदार ही बोल देता है। कभी ऐसे बैठे बैठे शाम को बड़ी चिर हुई बड़ी देर हुई देखे उस नाली इन्नी उम्र होई दी नहीं मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली में उस हिसाब से भी टेंशन नहीं कभी बात कर देते तो मैं फिर रोने लग जाती हूँ फिर वो डर जाते हैं मैं कहते शादी की बात कभी हो जाता है फिर मेरे आंसू आ जाते हैं इवन मेरी भाभियाँ अब हंसने लग जाती हैं कहती नहीं शादी की बात नहीं करना दीदी की वो रोने लग जाएंगी। तो मतलब ऐसा है कि फैमिली में इतना शुरू से इतने देर तक रहे हर एक लड़की का ऐसा नहीं मेरी बात मैं करूँ हर एक लड़की का एक कनेक्शन रहता है फैमिली के साथ और मेरा भी वैसा ही कनेक्शन है और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं करना। मेरा तो कभी कभी ये भी ख्याल आता है शादी करो ही मत मतलब अपना काम करते जाओ। मैं कई बार मम्मी को बोलती हूँ कि मैं बस आश्रम में चली जाऊँ बस वहाँ पर ध्यान लगाऊँ और क्योंकि ऐसा है कि जो मन में मतलब डराने का कोई स्कोप मतलब आप कोई मौका नहीं छोड़ते आप पूरा डरा के रखा हुआ है मैं चलिए आश्रम और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी क्योंकि हर एक का एक फीलिंग रहती है मन में कुछ भी ड्रीम भी होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो ये ड्रीम था 17-18 साल की उम्र में जब कॉलेज में थे? नहीं तब शादी वादी का इतना ख्याल नहीं शादी की बात नहीं ड्रीम था कोई सपने में ये सोचा था एक टाइम सोनाली डोगरा यहाँ पहुँच गई होगी? जी बिल्कुल बचपन से मुझे ऐसा रहा जब मैं इस फील्ड में आ गई पेरेंट्स का सपोर्ट जब मिलता रहा तो मुझे ये चीज़ आ गई थी माइंड में कि मैं उस स्टेज पर पहुँचूँ जहाँ पर देखो मैं पहले की बात बताऊँ झूठ नहीं बोलूँगी पैसा भी बहुत ज़रूरी मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब अपने बल पर कुछ कर पाऊँ है ना पैसा भी हो नाम भी हो बच्चा जानने लग जाए तो वो माता रानी ने इंस्टाग्राम पे तगड़े फॉलोवर हों। हाँ
है नहीं? हाँ, ये बिल्कुल। लड़कियों को बड़ा होता है, इंस्टाग्राम पे मेरे लेकिन इतने मैं अपनी फॉलोअर। बात बताऊं आपको, मुझे इतना उस चीज का क्रेज नहीं है। आज के लोगों को अभी जो आप आज के ही हो, कल के नहीं हो। मेरा कहने का मतलब है, जब मैंने शुरुआत की थी ना इस फील्ड में, तो तब सोशल मीडिया इतना नहीं उस चीज पे पहुंचा हुआ था कि लोग सोशल मीडिया पे 24 घंटे वीडियोस या भाई पहले सुन लें, शी इज जस्ट 29, इतनी पुरानी नहीं है। सो प्लीज डू नॉट, मतलब इनकी बातें सुन के ये ना कोई सोचे पता नहीं किस जमाने की है। नहीं, ऐसा है कि जब मैंने शुरुआत की थी तब सोशल मीडिया पे लोग इतने नहीं थे। अब तो सोशल मीडिया हाँ हाँ, तो उस टाइम पे मैं भी इतनी एक्टिव नहीं थी। तो आज मुझे भी लगता है कि हाँ, फॉलोअर्स होने चाहिए। कोई एक फैन ऐसा जिसके बारे में आप बोलना चाहें कि ये मेरा फैन जो है सबसे जबरदस्त फैन है मेरा? हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं फैंस जिनके मैं पेज पे चेक करती हूँ, टॉप फैन करके लिखा होता है उनके नाम के आगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं कभी पोस्ट भी नहीं डालती हूँ इस पे पेज पर कि मैं लाइव आने वाली हूँ, बट जब भी मैं लाइव आऊँगी एकदम से लोग जो हैं वो जुड़ जाते हैं, एकदम से ज्वाइन कर लेते हैं लोग, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अरे कभी ऐसा हुआ हाँ जी। कि आपने किसी फैन को लेकर परसेप्शन मन में बन जाता है ना कि यार ये लड़के जो हैं ये क्यों बार बार यहाँ पे, फिर और आप जब मिले तो जो आदर सम्मान मिला, तो मन में ये हुआ कि यार दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है। हमें तो फेसबुक से या ट्विटर से या अपने कॉलेज या स्कूल के एक्सपीरियंस से लगता था कि घर वाले बोलते थे नहीं लड़कों के साथ नहीं चलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उससे बचना, इससे बचना। तो ये कुछ अपनी इस लाइफ में लगा कि नहीं दुनिया इससे भी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल है। और जब हम लोग, एक आर्टिस्ट जब किसी स्टेज पे जाता है तो जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो मतलब लगता है कि सच में कुछ कमा लिया लाइफ में। तो ये चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, होती भी हैं। और बड़े सारे फैंस ऐसे हैं, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, अगर एक विदुल करके एक लड़का है जो कि पंजाब से है, पठानकोट से है, फिर एक वीर करम है जो कि जम्मू से हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, संजय बाली जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। जो विदुल है वो पंजाब से है, तो वो उसने क्या किया था, जब उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो वो यूट्यूब चैनल पर उसने मेरी ही वीडियोज़ अपलोड की सारी, मेरी लाइव इवेंट्स में उसने पहुंच जाना। मुझे मतलब मेरे पास वो वहाँ की फोटोज़ भी नहीं पहुंची थी, तो उसके पास पहले पहुंची होती थी। मतलब वो इतना ज़्यादा मेरे लिए इतना, मैं कह सकती हूँ कि इतना टॉप फैन था मेरा वो, इवन है अभी भी। तो वो क्या करता है कि वो उसने मेरी सारी वीडियोस उस पर अपलोड की, और आज उसके आई थिंक मेरे हिसाब से 1 लाख सब्सक्राइबर है उसके यूट्यूब चैनल पे। तो वो मुझे एक दिन थैंक्स कर रहा था, मैंने कभी नोटिस नहीं किया ये चीज़। वो एक दिन उसने मुझे थैंक्स किया कि दीदी आपकी वजह से आपकी वीडियोस अपलोड कर करके आज मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए। तो ये एक बहुत मायने रखती है चीज़ कि आपको जब कोई इतना प्यार देता है, इतना आशीर्वाद देता है, तो वो चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छा काम करने पर मजबूर कर देती हैं। तो जैसे स्कूल टाइम की आपने बात की, स्कूल टाइम पर लगता था ऐसा कि हाँ, स्कूल में लड़के के साथ नहीं बैठना, वो ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा, मतलब मोस्टली लड़कियों को ऐसा होता था। तो बट आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि लड़के भी काफ़ी सारे चेंज हो गए हैं, वो नेचर उनकी भी नहीं रही जो पहले के टाइम में थी। आज लड़कों को भी पता है कि किसी लड़की को उस तरीके से नहीं छेड़ना है या कुछ ऐसा नहीं, बदतमीज़ी नहीं करनी है, क्योंकि हर एक के घर में माँ बहन है, हर एक के अपनी सिस्टर की वैल्यू सबको पता है कि किस तरीके। कलाकार की इज्जत करना लोग पहले भी बहुत करते थे, अब भी बहुत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। कभी भी हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम कभी भी किसी ऐसी जगह पर भी चले गए जहाँ पर, क्योंकि पहले उतना वैनिटीज़ या ये सब नहीं होते थे ना, ग्रीन रूम्स वगैरह, तो लोग हमें आर्टिस्ट यही सुनाते हैं सीनियर्स हमारे कि कभी किसी ने बदतमीज़ी नहीं की, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आओ हम आपको अकेले में ले जाएं, कभी भी, जैसे आज कभी लोग कर लेते हैं ये बातें, लेकिन कभी एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। आज भी वही चीज़ें। आज मुझे बताना, कभी मौका मिला परेड करने का, किसी की छितर परेड की कभी? नहीं, बट एक अब पता नहीं वो फ़ैन था या क्या था, मुझे समझ नहीं आई वो इंसान की। वो एक हम डिवोशनल, मेरा जागरण था कहीं पे, हम वहाँ गए और वो बंदा आई थिंक ऑर्गेनाइज़र ही था, मतलब उन्हीं की टीम से था कोई, तो उसने हमें कहा कि हम आपको पहुँचा देते हैं वहाँ पर जहाँ पे वेन्यू है ये वो, तो वो हमारे साथ ही गया वहाँ से, उधमपुर से रामनगर वाली साइड जाना था। तो फिर उसके बाद, हालांकि वो एज था बंदा, मतलब उसकी एज होगी आई थिंक 35-40 होगी, एज 35 होगी। तो मैं जब भी कभी अपनी फील्ड में, खासकर मेरा ये रहा है एक, आप जो मर्जी समझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने काम में बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपको ये नहीं है कि माइंड में आपके गन चल रहा है और आपको परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल अपने क्लीन हार्टेड पर्सन जो कह सकते हो, मैं वही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम के प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए। तो मैं जब वहाँ गई तो मैं उसको भाई भाई करके ना, भैया आप आ जाएं,
अब मेरे को इवेंट खत्म होने के बाद कुछ दिनों बाद फ़ोन आता है कि हेलो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना। इवन मैं उसको कुछ दिन मजाक में लेती रही, मुझे लगा तो पागल था बंदा, तो मैं मजाक में लेती रही। मैंने कहा यार ये पागल है, मैं भी उससे ऐसे, मैं कहा हेलो, मैंने कहा मतलब इवन उसको जस्ट फन में। तो जब वो बंदा ना मुझे साइको लगने लगा, मतलब ओवर हो गई वो बातें, ओवर जब वो बातें होने लग गई, फिर मुझे एट लास्ट वहाँ के सरपंच से बात करनी पड़ी, उसकी कंप्लेन करनी पड़ी, मतलब इस हद तक बात चली गई। तो ऐसे लोग भी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना करें, आप आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करें हर चीज़, क्योंकि आप पसंद करते हैं, मैं उनकी उस चीज़ में वैल्यू मतलब समझती हूँ कि इज़्ज़त करती हूँ कि उन्होंने पसंद किया, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरी भी तो चॉइस जानो ना कि मैं क्या करना चाहती हूँ। आप किसी के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ जाएं, वो गलत है, करना नहीं चाहिए। आप रिस्पेक्ट करें, बट उसकी अगले की चॉइस भी जाने। अगर वो एग्री है तो आई थिंक फिर ठीक है, अगर नहीं एग्री तो फिर उसके पीछे हाथ धो करना पड़े कि उसको थाने के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, है ना। हाँ, तो बस ये हुआ था। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम में वो मुझे मिला, तो मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया था, वो मुझे मतलब गले में हाथ डालने आ गया स्टेज पे। तो मैंने उसको ऐसे पकड़ा था कि ऐसे मत कर। तो वो ही एक इंसिडेंट हुआ था, बाकी सब तो कड़क करते हैं। कड़क सोनाली डोगरा। तो मुझे एक चीज और बताना कि कॉलेज और स्कूल में और अब इस लाइफ में यहाँ तक पहुंचकर एक कोई दोस्त, एक कोई फ्रेंड आपकी जिसको आप कहते हो कि यार दुखड़ा हो, सुख हो, परेशानी हो, इसी के साथ शेयर करनी है? वैसे स्कूल में भी बड़े सारे फ्रेंड्स रहे, लेकिन फिर जब कॉलेज में आए तो एकदम से चेंज हो जाता है। मेरा कोई एक फ्रेंड में बोलूँ तो नहीं, ऐसा जाती हो जाएगी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहे जिन्होंने मुझे हर टाइम पे सपोर्ट किया। मेरे कॉलेज स्कूल टाइम की बात करूँ तो उनका एक अलग रोल रहा है। फिर कॉलेज में बात करूँ तो जब मैं अपने इस फील्ड में थी, मतलब साथ साथ गाने चल रहे होते थे, तो मुझे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो मेरे प्रैक्टिकल बना के ले आते थे। तो मतलब उनमें एक का नाम लेना आई थिंक सही नहीं रहेगा। बड़ी मेहनत हुई जी, एक का नाम लेना जाती हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताइए कोई लाइफ का ऐसा लोवेस्ट मोमेंट जब आप बहुत दुखी हुए हो और कुछ भी करने का मन न किया हो, ये मन किया हो कि सब छोड़ छाड़ दूं? हाँ, कई बार ऐसा लगता है जब हम कुछ आई थिंक वैसे ऐसा कोई लोएस्ट मोमेंट नहीं आया है मेरी लाइफ में। बट कभी पहले की बात बताऊँ तो जब मैं किसी रियलिटी शो में जाती थी ना, तो वहाँ जब कभी हार मिल जाती थी, मतलब जैसे नहीं सिलेक्ट हो पाए, रिजेक्शन मिल गई ना, नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो उस टाइम पे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सी रहती थी कि नहीं, मतलब अब आज के बाद मैं कभी गाऊंगी नहीं करूँगी, क्योंकि बचपना था और समझ नहीं थी, जैसे कि गुरुजनों से नहीं सीखने को मिला था, तो उनके एक्सपीरियंसेस नहीं जाने, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ख़त्म, मैंने नहीं गाना आज के बाद, ये इस लाइन में कुछ नहीं मिलता, बस गाना गा दिया, आज अच्छा हुआ तो सिलेक्ट कर लिया, नहीं अच्छा हो तो हार मिल गई। बट उसके बाद जैसे फिर फैमिली ने, मदर ने इतना सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया कि नहीं, इसमें जितना आप गाएंगे स्टेज पर उतना आप सीखेंगे। तो बस वही हुआ, चाहे आप जीते या हारें, कुछ भी हो, लेकिन आपको जो वहाँ पर स्टेज पे एक्सपीरियंस मिला वो कितनी बड़ी बात है। तो मेरे लिए ये चीज़ें अच्छी रही। फिर उसके बाद मेरे गुरुजनों ने मुझे यही चीज़, मेरे गुरुजी पंडित पृथ्वीनाथ राणा जी, उनसे जब क्लासिकल सीखना शुरू किया तो एक्चुअल वैल्यू पता चली कि म्यूज़िक है क्या चीज़। फिर कॉलेज में सीखने का मौका मिला कि कैसे क्लासिकल गाया जाता है, मेरे जितने भी टीचर्स। तो हर एक चीज़ को, हर एक जॉनर को, हर एक लैंग्वेज को गाने का के लिए आपका एक अलग टीचर रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे टीचर से सीखा है, मतलब उनसे कुछ ना कुछ। आज भी कभी मैं स्टूडियो में चली जाती हूँ तो कोई चीज़ मुझसे ना हो रही हो, तो मेरी मम्मी मुझे इशारे में बता देते कि ऐसे नहीं ऐसे, कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स मुझे बता देते हैं ऐसे नहीं ऐसे। तो ये हर दिन सीखने का दौर है, और मेरे हिसाब से जितना आप गाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे। और सीखने के लिए आज कोई एंड नहीं मैं बोलूँगी कि आज मैं गा लिया तो मेरा ख़त्म हो गया, ये मैंने शायद लाइफ टाइम सीखते रहना है। मम्मी और पापा में से कौन है ऐसा जिसके साथ आप समझती हैं जुगलबंदी फिट है आपकी, बिल्कुल ये सही बंदा, इसी के साथ मेरा टाइम ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पेंड होता है? जी, मम्मी के साथ, क्योंकि मेरे हर इवेंट में मेरी मम्मी मेरे साथ होती हैं। हर जगह जब भी मैंने कहीं जाना हो तो फिर कई बार झगड़ा भी हो जाता है, मतलब वो तो चलता ही है कि मम्मी कुछ बोलें तो गुस्से में बात मैंने आंसर कर दिया, लेकिन ऑलमोस्ट मम्मी मेरे साथ होती हैं हर जगह। अच्छा, अंत में सोनाली मुझे एक चीज़ बताना कि लाइफ का, जिंदगी का वो कौन सा एक लम्हा है जिस लम्हे का आप इंतज़ार कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक लम्हे की बात नहीं मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं आज पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरा एक रुझान है कि मैं अपनी जो भी मैंने सीखा है या कुछ भी मैं आगे लाइफ में अचीव करूँगी, वो मैं जो अपने
जम्मू कश्मीर में ही मैं सर्व करूं और मेरा गवर्नमेंट जॉब में बहुत इंटरेस्ट है। तो साथ साथ मैं मतलब सरकारी मुलाजमत चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने म्यूज़िक को ही जो है ना वो अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी यंग जनरेशन है, जो मेरे साथ के लोग हैं या जो अभी आने वाली जनरेशन है, उन सबको मैं वो चीज़ें सर्व कर पाऊँ, उनको मैं ये चीज़ें सिखा पाऊँ और अपनी चीज़ों को भी, अपने आप को भी जो है वो, क्योंकि जब एक गुरु जो होता है, जो एक टीचर होता है, वो जब सिखाता है तो उसकी खुद की चीज़ें बहुत सारी निखर कर आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं साथ साथ गाती भी रहूँ, एक उस प्लेटफॉर्म पे लोग मुझे जाने भी, और मुझे एक रोल मॉडल के रूप में जो है वो लोग उस स्तर पर मुझे मेरी एक पहचान और चाहती हूँ मैं कि लोग मुझे हमेशा याद रखें। और जो लेजेंडरी जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, मैं उनमें मुझे एक उनकी, खैर मेरी औकात नहीं वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भी एक वो स्तर, एक वो स्टेज मिल पाए कि लोग मुझे जाने, लोग मेरा नाम ले पाए कि मैंने अपनी लैंग्वेज के लिए या कुछ भी जो भी गाया है वो मैंने कुछ तो लाइफ में अचीव किया। तो मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी ऐसे ही आगे चलेगी या किसी और प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी रुकेगी, या अभी प्लेटफॉर्म बदलने का कोई इरादा नहीं है? ऐसा है कि जैसे लोग बॉम्बे की बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई साथ साथ कंटिन्यू करूं अपनी, तो बस उसी वजह से मैं यहाँ रही और यहाँ रहकर ही मैंने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे गाने किए। जी म्यूज़िक पे मेरा गाना रिलीज़ हुआ, जी नहीं सकती, फिर पीटीसी चैनल के लिए मेरा गाना रिलीज़ हुआ, टी सीरीज़ में बहुत सारे गाने जो मेरे डिवोशनल, क्योंकि मैं भजन भी गाती हूँ, तो वो भी रिलीज़ हुए, और साथ साथ PhD कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अपने डोगरी म्यूज़िक को उस तरीके से एक्सप्लोर किया जाए कि मैं उसे गाने के रूप में लोगों के सामने पेश करती रहूं, और साथ साथ सब लैंग्वेजेस में गाऊं। ऐसा नहीं सिर्फ मैं डोगरी की बात करूंगी, बाद में लोग बोलेंगे कि भाषण तो इंटरव्यू में देखे गई डोगरी कश्मीरी, लेकिन सब भाषाओं में गाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी भाषा से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपनी सब भाषाओं से, हमारे इंडिया की जितनी भाषाएं हैं, मैं उनसे प्यार कर सकती हूँ और मैं करती हूँ। इसलिए हर जगह हरियाणवी, राजस्थानी, कश्मीरी, गुजराती, भद्रवाई, जम्मू कश्मीर की सारी लैंग्वेजेस में मैंने ट्राई किया कि मैं गाती रहूँ। कमियाँ हर एक इंसान में होती हैं, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इम्प्रूव भी करूँ साथ साथ। तो बस यही कोशिश मेरी जारी रहेगी कि मैं अपने जम्मू कश्मीर को उस स्तर पर, सिर्फ मैं नहीं, हम सब मिलकर उस स्तर पर पहुंचा दें कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक अलग सा नाम चमकता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सोनाली डोगरा, आपने सुन लिया। बड़ी खूबसूरत बात ये कि कश्मीरी ज़ुबान में इनका गाना आया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस गाने को बहुत पसंद करेंगे, और इसलिए ज़्यादा पसंद करेंगे कि एक डोगरी ज़ुबान में कमाल का गाने वाली, पंजाबी ज़ुबान में कमाल का गाने वाली, हिंदी ज़ुबान में कमाल का गाने वाली बच्ची ने जो कश्मीरी ज़ुबान में गाया है वो अपने आप में कमाल है। सुनना बनता है, और सुनने के साथ साथ में आपको अप्रिशिएट भी करना है। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर के, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक में कहाँ है वो सोनाली बताएंगी। कहाँ पर आपको लोग ढूंढ सकते हैं? जी, मेरा फेसबुक पेज है सोनाली डोगरा के नाम से, मेरा वहाँ पर भी ये गाना है? हाँ बिल्कुल है, उस पर भी है। और मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोनाली डोगरा ऑफिशियल, यही मेरा इंस्टाग्राम पेज है। और जो फेसबुक का पेज है वो मेरा ब्लू टिक के साथ पेज है, उसी को आप प्लीज़ फॉलो करें, मेरे पेज को लाइक कर दें। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल हमारा जो है वो नाट्य रूट्स प्रोडक्शंस के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पे फोक स्टूडियो मेलोडीज़ रिलीज़ होने वाला है बहुत जल्द, और उस पर आपको एक अलग सा हमारे जम्मू कश्मीर की जो पिक्चर है, और ज़बरदस्त कलाकार आपको सुनने को मिलेंगे। रोमालू राम जी, सरस हैं उसमें, प्रेमी जट जी हैं, स्लाथिया ब्रदर्स हैं, और पाख गाने वाली जो हमारी कृष्णा कुमारी जी, मैं हूँ, बहुत सारे कलाकार, वकार खान कश्मीर से हैं। सबके नाम लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि ज़बरदस्त कलाकार हमारे जम्मू के जितने हैं, उसमें हमने ट्राई किया कि वो आ पाएँ। और साथ ही साथ हमारा जो गाना रिलीज़ हुआ है आज, मलाल त्रवित, वो हमारा कश्मीर ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ है। तो प्लीज़ आप हमारे ये चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। नाट्य रूट्स प्रोडक्शंस, कहवा बीट्स के लिए जो है आपको सब्सक्राइब करना होगा कश्मीर ओरिजिनल्स को। तो हमें प्यार देते रहें, अपना आशीर्वाद रखें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो छोटी सी आशा है, कोई बड़ी आशा नहीं है, आशाएं बहुत छोटी सी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपने ही शहर में, अपने ही लोगों के बीच में पूरी ज़िंदगी अपना गीत, अपना हुनर अपने लोगों में बांटना चाहती हूँ। ये जज्बा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है।